हाय गाइस, सो मैकेनिक्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोमेंट। ठीक है। सो देखिए, मोमेंट क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का बॉडी है। ठीक ठीक। अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए एफ, ठीक, और ये किसी एक पॉइंट पर, यहां पर मान लीजिए इस ओ पॉइंट पर फिक्स है। क्या है? फिक्स्ड। तो आप क्या देखेंगे, जब आप इस फोर्स को इस पॉइंट पर अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फोर्स जब हम लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि बॉडी रोटेट भी कर रहा है। आप देखो, और जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है भाई, है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही आपको देखने को मिलता है या कुछ और भी देखने को मिलता है? आप देखो तो आपको बॉडी रोटेट करता हुआ भी दिखाई देता है, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में आपको बॉडी रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, बट इन केस कोई फोर्स जो किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है और जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर रोटेशनल टेंडेंसी क्रिएट हो गई, तो हम बोलेंगे कि वहां पर उस फोर्स के थ्रू एक मोमेंट क्रिएट हुआ। क्या? वहां पर उस फोर्स के थ्रू एक मोमेंट क्रिएट हुआ। तो ऐसे फोर्सेस जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को मूव कराने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल ना हो, बल्कि वो बॉडी के अंदर रोटेशनल टेंडेंसी भी पैदा कर सके, तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या है? मोमेंट। सो मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हमारा बॉडी था, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, एक्सिस पॉइंट ओ मान लीजिए, और अगर हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए ये कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था एफ, तो आप ध्यान से देखिए ये डिस्टेंस डी हो गया। तो डायरेक्टली मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज ऑलवेज इन परपेंडिकुलर। हमेशा डिस्टेंस कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। डिस्टेंस कैसा होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि भाई मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो यहां से हम इसकी एसआई यूनिट निकालें, तो एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट हो जाएगा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या निकल के आ गई? न्यूटन मीटर। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बॉडी रोटेट कर रहा है, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दैट्स व्हाई मोमेंट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। सो मोमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड के अलावा और क्या है? डायरेक्शन। क्योंकि मोमेंट विदाउट डायरेक्शन हम बात ही नहीं कर सकते कि भाई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है या क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब कहीं पर अगर हमें मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी हो, तो हम एक रूल जिसे हम फॉलो करते हैं, उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब, सिंपल है ना, राइट हैंड थंब रूल। कुछ इस तरीके से आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में राइट हैंड थंब। तो आपको समझाने या बताने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल है। अगर पेपर में आ गया कि भाई हम डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं, मोमेंट का क्या रूल है, इनमें से कौन सा रूल है जो बताता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उसमें क्या पॉइंट है और कैसे हम बात करते हैं वो देख लेते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रिप्रेजेंटेशन अगर देखें, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इस डायग्राम को भी नहीं बनाते, पहले समझते हैं। मान लीजिए कोई फोर्स है, यानी कोई वेक्टर है, मान लीजिए एफ वेक्टर है, ठीक।
अब मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा O। अगर मुझे इस O पॉइंट के अक्रॉस इस फोर्स का क्या निकालना हो, मोमेंट निकालना हो। समझ में मैं क्या कह रहा हूं? इस O पॉइंट के अक्रॉस इस फोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला मोमेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा ज्योमेट्री है कि भाई यहां से बिल्कुल हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फिर इसको भी ज्वाइन करेंगे। तो इसको नाम दे देंगे, ये O तो है, इसको नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे B और इस पॉइंट को नाम दे देंगे C। पॉइंट को नाम दे देंगे C। अगर मैं यहां पे मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मैग्नीट्यूड यानी सिंपल हो गया F इंटू मैग्नीट्यूड मतलब F, मैंने वेक्टर हटा दिया, सिंपल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज OC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज OC। नाउ हमें क्या करना है? 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना है। तो जब हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, 2 इंटू 1/2 F इंटू OC, यही होगा। और आप ध्यान से देखो, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। सो 2 इंटू ट्वाइस मोमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। मोमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन OAB। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? F। यहां पर ध्यान से देखिए, बेस फोर्स है ना, फोर्स वाला वेक्टर AB, और परपेंडिकुलर क्या है? OC। सो 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। सो मोमेंट अक्रॉस O, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अक्रॉस अगर हमें मोमेंट निकालना है तो अगर जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है बस उसका ट्वाइस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा? मोमेंट निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या था? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, there are 2 types of moment, one is clockwise and another one is anti-clockwise। as usual आप जानते हैं कि अगर कोई फोर्स है ना, इस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया है कुछ इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो अगर आप क्लॉक के हिसाब से देखें तो ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये आपका 3 है। इस डायरेक्शन में गए तो क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में गए तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो आप कैसे मूव कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, जब आप पे फोर्स इधर की तरफ से लगाया गया तो बॉडी कुछ ऐसे मूव करेगी। तो ये 12 के डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो इट्स अ क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसी भी कोई बॉडी है, मान लीजिए उस बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स जब लग रहे हैं तो फोर्स को जब हम उन सभी फोर्सेस का जब हम मोमेंट निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को हम हमेशा पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मोमेंट। सॉल्व करते टाइम इच्छा अनुसार जब हम सॉल्व करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ठीक, ये बेसिक बात थी जो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके अलावा और क्या टॉपिक है? अब है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आप पहले समझिए, जो क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है। ठीक, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बाद जो आपका वेरिएंस थ्योरम है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट? द टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? कोई बॉडी है जो किस फेज में है? इक्विलिब्रियम। द कंडीशन इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंडीशन इज इक्विलिब्रियम। सो व्हेन द बॉडी इज इक्विलिब्रियम एंड नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है, नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्ट ऑन द बॉडी। सो हर फोर्स का अगर हम क्या निकालें? मोमेंट निकालें। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सभी फोर्सेस का मोमेंट निकालें जो साइमल्टेनियसली इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लगातार, तो उन सभी फोर्सेस के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले मोमेंट का सम, उन सभी फोर्सेस के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले मोमेंट का सम कितना हो? 0 हो तो क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। सो व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं,
when body is in equilibrium condition and number of coplanar forces simultaneously act on a body, then the sum of the moment of each forces is equal to 0। ठीक है, एक तो ये हो गया पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? दूसरा डेफिनेशन यहां से समझिए कि जब कोई भी बॉडी जिसके ऊपर नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट करे और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट की। ठीक है, sum of anti-clockwise moment is equals to sum of clockwise moment is a second definition of principle of movement। So second definition में आप क्या लिखेंगे? When a body is in equilibrium condition and number of coplanar forces simultaneously act on a body, then the sum of anti-clockwise moment of the force is equal to the sum of clockwise moment of the force। समझ में आ गया? जैसे यहां पर मान लीजिए कि ये कोई फोर्स है F, ठीक है, ये कोई फोर्स हो गया F इस डायरेक्शन में, ये हो गया F इस डायरेक्शन में, ये हो गया F इस डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखिए आप इन सभी फोर्सेस का, अगर आप ध्यान से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो जो भी हो आप इन सभी फोर्सेस का अगर आप मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि कोई, जैसे ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इधर की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये इधर कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये इधर की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा, सो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये भी एंटी क्लॉक, इधर क्लॉकवाइज है ही नहीं। ठीक है, सो इसमें आप डायरेक्शन बदल सकते हैं, जैसे मैं डायरेक्शन इधर ले लेता हूँ इसका, और इसका डायरेक्शन भी इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्लॉकवाइज हो गए, दो एंटी क्लॉकवाइज हो गए। कौन कौन से? एक ध्यान से देखिए तो ये एंटी क्लॉक हो गया, ये भी एंटी क्लॉक हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये भी क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है ना, फोर्स इधर हो रहा है। तो बस कुछ नहीं है, जब आप सॉल्व करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लोगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लोगे। दोनों का सम बराबर कितना आएगा? दोनों का सम यानी समीशन ऑफ, मान लीजिए समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि भाई दोनों, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, दोनों का सम 0 ही आएगा। तो अगर एक को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो एक को इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज वाला इधर जाके पॉजिटिव हो गया और ये हमारा इधर। तो जब हम सम निकालते हैं, समीशन करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, तो 0 आता है, जो कि कंडीशन 1 में था कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो सभी फोर्सेस का जो मोमेंट होगा उसका सम 0 होगा। और अगर सेकंड कंडीशन में वही बोला कि अगर सम 0 है तो क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। सो डेफिनेशन इज स्टिल इम्पोर्टेंट। तो मैंने दोनों डेफिनेशन आपको पर्टिकुलरली समझा दिया। अगर एग्जाम में आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में ना आए तो इस चीज को याद रखिएगा कि कहना क्या चाहता है, तो आप मैच करके आंसर को टिक कर सकते हैं बिल्कुल सही। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। पहले हम थ्योरी पार्ट्स कवर अप करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। मोमेंट में हमारे कुछ बेसिक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और मेरा ईमेल आईडी वो सभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स के जो वीडियोस है डिप्लोमा लेक्चर्स के, वो भी सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नोट्स परचेज करने हो, मटेरियल्स वगैरह, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड इवन ईमेल। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।